Thank you, Taskers, for believing and supporting our dreams. हाय गाइस, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं स्काउट ट्रिपर। तो आज मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा चंद्रशेखर शर्मा जी को, जो कि माउंटेनियर, ट्रैक लीडर, टिप ऑफिसर एट IMF है, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आज वो हमारे साथ अपने माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आप करते हैं और आपने कब से स्टार्ट किया, वो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले। मेरा नाम चंद्रशेखर शर्मा है और मैं एक माउंटेनियर हूँ, सर्टिफाइड। ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन के दौरान जो ट्रैवलिंग हो जाती है, तो कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग करता रहता हूँ साल में। और आई स्टार्टेड दिस इन 2014 विद माय मास्टर्स, व्हिच इज द बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स फ्रॉम दार्जिलिंग HMI। ओके, जैसा आपने बताया कि एक्सपीडिशन में आप करते क्या चीज़ें बेसिकली? ओके, एक्सपीडिशन का मतलब होता है कि एक होता है ट्रैवलिंग, मतलब मुझे पसंद है कुछ नई नई जगह घूमना और कहीं जाना, कुछ नई एक्सप्लोर करना, तो वो ट्रैवलिंग हो गई, नॉर्मल ट्रैवल। एंड ट्रैकिंग हो गई, मतलब माउंटेन में ट्रैकिंग हो गई, या कहीं छोटे मोटे पहाड़ या फिर कुछ चढ़ना है तो वो ट्रैकिंग हो जाती है। बट वही अगर हम बात करते हैं किसी माउंटेन्स की, माउंटेन्स का मतलब है अगर बर्फ से ढके हुए पहाड़ जो कि लगभग 5000-4000 मीटर के ऊंचे हैं, 6000 मीटर ऊंचाई पर है, तो उन माउंटेन्स पर जाने के लिए ऐसा नहीं है कि बस पैदल गए और चले गए। उसके लिए पूरी प्लानिंग लगती है, पूरा एग्जीक्यूशन, प्लानिंग, टीम एफर्ट, लीडरशिप एंड एवरीथिंग। तो उसका एक पूरा वाइड प्लान होता है और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो उस पूरी प्रोसेस को एक्सपीडिशन कहते हैं, माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन। कोई भी बड़े लेवल का इवेंट अगर हो रहा है तो वी कैन कॉल दैट एक्सपीडिशन। लाइक किसी माउंटेन्स को चढ़ना है तो माउंटेनियरिंग का एक्सपीडिशन है। कोई बाइकिंग ट्रिप है पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड का, तो वो बाइकिंग एक्सपीडिशन वी कैन कॉल दैट। ओके, सो जैसा आपने पहले बताया मुझे कि आप मतलब गवर्नमेंट की तरफ से गए थे एक्सपीडिशन पे। मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताता हूँ। हाँ जी। क्या होता है, इंडिया में, इंडियन हिमालयाज में अगर किसी को भी जाना है तो एक फुट हिल्स तक तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर हिमालयाज में किसी पहाड़ पर ऊपर चढ़ना है, क्लाइंब करना, सबमिट करना है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग और सब कुछ लगता है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए भारत सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय और खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय के अंडर आता है इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, जो 1983 में शायद ये बिल्डिंग बनी थी, और उससे काफी पहले यू हैव टू गूगल दैट, मुझे अभी वो कंफर्म नहीं कब हुआ था। तो ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी तरफ से एक लॉज है कि कोई भी विदेशी नागरिक, अगर कोई भी भारत से बाहर का व्यक्ति इंडिया में आता है, स्पेसिफिकली इंडियन हिमालयाज में जाने के लिए, तो वो अकेले नहीं जा सकता है। भारत सरकार की गाइडलाइन है, इंडियन फॉरेनर्स एक्ट शायद 1946 है। उस एक्ट के तहत यह है कि इंडिया में कोई भी फॉरेनर किसी भी हिमालयन रीजन पहाड़ में अकेले नहीं जा सकता। इसके साथ में भारत सरकार का एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, जिसे लाइजन ऑफिसर। ओके, अब ये ऑफिसर पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर इंडियन आर्म फोर्सेस से होते थे। 1980s या उसके आसपास ये डिसाइड किया गया कि सिविलियंस लोग भी यहाँ जा सकते हैं, बशर्ते कि वो सिविलियंस ट्रेन माउंटेनियरिंग प्रोफेशनल होना चाहिए। तो मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। उसके बाद फिर एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स किया है और फिर सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स किया है। तो कुछ माउंटेनियरिंग फील्ड से जुड़ा होने के कारण फिर एक लाइजन ऑफिसर का कोर्स होता है इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन में। मैंने वो कोर्स किया है और उसके बाद जब भी माउंटेन्स में कोई एक्सपीडिशन जाता है तो साथ में लाइजन ऑफिसर जो अपॉइंट होता है, तो उसी तरह से मैं लाइजन ऑफिसर अपॉइंटेड था इस इंडो ब्रिटिश माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन के लिए, जो कि गंगोत्री 1 पर गया था। 6672 मीटर्स का ये पीक है और इंडिया ब्रिटिश की टीम गई थी और उसमें एज ए ऑफिशियल लाइजन ऑफिसर। ओके, सो ये एक्सपेडिशन और ये ट्रैकिंग दोनों सेम तो नहीं होती या सेम होती हैं ऑलमोस्ट? ट्रैकिंग एक्सपीडिशन का पार्ट होता है, कह सकते हैं। ट्रैकिंग का ही वाइड, मतलब अगर ट्रैकिंग देखते हैं, मान लीजिए एक ABCD, ये 4 कैंप लग रहे हैं एक माउंटेन को चढ़ने के लिए।
तो अगर ट्रैकिंग कहेंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हम ए से हमने सामान उठाया, बी पर पहुंचे, नाइट स्टे किया, बी से सी पर पहुंचे, नाइट स्टे किया, और डी पर पहुंचे, कंप्लीट हो गया ट्रैकिंग और वापस आ गए। या कभी कभी ए से डायरेक्ट डी पर पहुंचे और वापस आ गए। बट अगर एक्सपीडिशन की बात होती है तो देयर इज नो पॉइंट ए बी सी डी कुछ बना हुआ नहीं है। वो पूरा आपको गूगल मैप या फिर जो कॉन्ट्रोल्स मैप या फिर जो मैप्स या सर्वे ऑफ इंडिया के मैप्स हैं, ये सब मैप्स को देख कर, कॉन्ट्रोल्स को देख कर पूरी स्टडी लगती है, प्लानिंग लगती है कि हमें इस पहाड़ को चढ़ने के लिए कौन कौन से फेजेस हैं। तो 3D व्यू मॉडल वॉडल देख लिया, आपको प्रीवियसली हिस्टोरिकल डेटा पड़ा होता है। कुछ टीम अगर किसी पहाड़ में गई है तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी होती है, तो उससे एक अंदाजा लगाया जाता है कि हम पहला कैंप यहाँ कर सकते हैं, ए यहाँ है तो हम बी लगा सकते हैं या सी लगा सकते हैं, और अगर लगा सकते हैं तो हम कहाँ लगा सकते हैं। तो वो सब प्लानिंग होती है। फिर मान लीजिए हमने कोई कोऑर्डिनेट डिसाइड किया कि यहाँ पर एक कैंप लग जाएगा, उसके बाद फिर आगे जाके इस ऊंचाई पर एक कैंप यहाँ लग के कोऑर्डिनेट नोट कर लिए। फिर उसका रूट प्लान क्या होगा, उसकी डिटेल स्टडी होती है कि हम ये वाला फेस थोड़ा सा स्टीप कम दिख रहा है, यहाँ से चढ़ सकते हैं, ऊंचाई कितनी होगी, शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन सी कंट्री होगी, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि ए से बी पहुंचे, बी से समिट हो गया। ए से बी जाते हैं, कुछ सामान रखते हैं और फिर वापस नीचे आ जाते हैं ए पर। फिर दूसरे दिन ए से बी जाते हैं, कुछ सामान और पहुंचाते हैं, खाना, पानी, राशन, और फिर वापस नीचे आ जाते हैं। तो ये एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस होता है। एक्सपीडिशन की बात कर रहा हूँ मैं। अब मान लीजिए फिर बी से सी जाना है, तो उसके बाद जब हम एक दिन रेस्ट लेके मान लो बी पर पहुंचे, और बी पर पहुंचने के बाद फिर डिसाइड करते हैं कि अब सी के लिए लोड फेरी करना है। लोड फेरी मतलब जो राशन पानी हमने वहाँ पहुंचाया था, जो इक्विपमेंट पहुंचाए थे, उसको अब अगले कैंप तक पहुंचाना है। तो सारी टीम एक एफर्ट करके सारी टीम उस सामान को और ऊपर पहुंचाती और फिर बी पर आकर सोती है। बी से सी तक का ट्रैवल कर रहे हैं और फिर बी पर आकर सो रहे हैं। तो ये भी एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस का पार्ट है। अब मान लीजिए हमारा डी समिट है, लास्ट पॉइंट, पहाड़ का एकदम टॉप पॉइंट है। वहाँ पहुँचने के लिए अब हम सी तक पहुँच गए हैं, सारा सामान पहुँच चुका है। अब वहाँ से प्लानिंग होगी, वेदर फोरकास्ट देखा जाएगा कि अगर सब ठीक है तो हम किस डेट में सबमिट कर सकते हैं। और मोस्टली माउंटेन में रात में सबमिट होता है, 12-1 बजे स्टार्ट करते हैं और सुबह सुबह सबमिट हो जाता है। बर्फ की कंडीशन अच्छी रहती है। तो इस तरह से एक्सपीडिशन कम से कम 20 से 25 दिन, 15 दिन, 30 दिन ऐसा लंबा हो सकता है, क्योंकि आपको बार बार अगले पॉइंट पे जाना होता है, फिर पीछे आना होता है, फिर अगले पॉइंट पे जाना होता है, पीछे आना होता है। ट्रैकिंग में ऐसा नहीं होता। ट्रैकिंग में आपने पूरा लगेज उठाया तो सीधे आप टॉप पर पहुंचे, वहाँ से सबमिट किया और वापस आ गए। तो ट्रैकिंग एक शॉर्टर वे है ट्रैकिंग, और एक्सपीडिशन थोड़ा सा उसका वाइडर वे है। ये डिफरेंस है ट्रैकिंग और। ओके, सो नेक्स्ट चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि जो आपने कैप भी पहनी है और अपना फेसबुक में भी आपने मेंशन किया है, तो ये टास्कस क्या चीज़ है, वो बताएंगे आप? टास्कस ये मेरी कंपनी का नाम है। मैंने फरवरी 2021 में वापस से कॉर्पोरेट ज्वाइन किया है। अगर आप मेरा थोड़ा सा हिस्टोरिकल जानेंगे तो 2014 में जब मैंने माउंटेनियरिंग कोर्स किया है, उससे पहले मैं एक कॉर्पोरेट जॉब करता था दिल्ली में, इनफैक्ट में। इट वाज फाइनेंस रिलेटेड जॉब एंड आई वाज अकाउंट रिसीवेबल, आई वाज हैंडलिंग दैट डिपार्टमेंट। उसके बाद फिर मन में कहीं आया कि माउंटेनियरिंग कोर्स करना, और फिर मैंने माउंटेनियरिंग कोर्स किया, और फिर वो जॉब छोड़कर मैं टोटली एडवेंचर लाइफ में आ गया था लगभग 4-5 साल। फिर थोड़ा सा कोविड के कारण मैं ये नहीं कहूँगा बंद हो गया, बट हाँ पॉज हो गया कुछ समय के लिए। तो देख लिया 2019 एंड से 2019-2021 में डिसाइड किया कि कुछ तो करना है, तो मैंने जॉब ज्वाइन किया, और ये जॉब है टास्कस। इसका हेड ऑफिस इंडिया में इंदौर में है, और इसके 2 ऑपरेशन हैं, एक गुड़गांव में है और मोहाली में, और वर्ल्ड वाइड MNC कंपनी। तो आई एम वर्किंग फॉर दैट। एंड टास्कस ये वो कंपनी है जिसने मुझे 23 डेज लॉन्ग एक लीव, जो मैंने आपको कहा था ना कि एक्सपीडिशन लंबा प्लान होता है, राइट, इतनी लंबी कॉर्पोरेट अगर लीव दे दे वो पॉसिबल बहुत कम होता है। तो उसने एक बहुत बड़ी हेल्प की, मुझे इतनी लंबी लीव ऑफर की, उसके लिए थैंक यू। बाकी हाँ, मैं इसमें जॉब करता हूँ और इसके साथ साथ एज अ हॉबी मैं माउंटेनियरिंग करता हूँ। ओके, एंड आपकी प्रोफाइल क्या है टास्कस में? टास्कस में मैं कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट हूँ। ओके, तो बेसिकली सर ये जानना चाहूँगा कि जैसे गंगोत्री ट्रैक आप करके आए, तो जो मेरा जो डाउट है मैं वो क्लियर कर रहा हूँ आपसे। जैसे गंगोत्री ट्रैक का जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी पैकेजेस हमें गूगल में मिल जाते हैं कि गंगोत्री ट्रैक है, तो ये वही चीज़ है? ओके, गंगोत्री नाम सर्च करेंगे तो गंगोत्री धाम आता है, मंदिर आता है। राइट। तो वो गंगोत्री मंदिर और उस कस्बे का नाम है जहाँ पर वो मंदिर है, 4 धाम में से एक धाम। बट एक्चुअल गंगोत्री जो है वो एक पीक है वहाँ। अगर आप गंगोत्री पीक सर्च करेंगे तो गंगोत्री मंदिर से काफी अलग हटके थोड़ा सा
एक पीक है 6,672 मीटर, और गंगोत्री धाम जो है वो 3,150 मीटर पे, लगभग 3,000 मीटर के आसपास आता है गंगोत्री मंदिर। तो उससे जस्ट दोगुने से भी ज़्यादा ऊंचाई पर है गंगोत्री वन। और हाँ, गंगोत्री वन जो लास्ट धाम है वो रोड हेड है, वहाँ से एक नाला आता है, जिसे हम नाला वहाँ पहाड़ी भाषा में नाला कहते हैं, बाकी वो एक नदी है रुद्रगेरा नाला, रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलता है। हमें रुद्र नदी को फॉलो करते हुए वो रुद्रगेरा ग्लेशियर पहुंचना होता है, और उसके बाद गंगोत्री 1, गंगोत्री 2, गंगोत्री 3, ये तीनों पीक अगल बगल में है। तो हम गंगोत्री 1 गए थे वहाँ से। ओके, तो IMF का जैसे आपने करा हुआ है, कोर्स किया हुआ है, क्या कोई भी कर सकता है या उसके लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए? हाँ बिल्कुल, लाइसेंस ऑफिसर कोर्स के लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए, जो कि मिनिमम एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स है। एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स और कुछ एक्सपीडिशन किए होना चाहिए। अगर एक्सपीडिशन ना भी हो तो एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स एटलीस्ट किया होना चाहिए। ओके, तो एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स करने के लिए पहले बेसिक करना जरूरी है, और बेसिक करने के लिए आपको इंडिया में 4 इंस्टीट्यूट हैं, HMI दार्जिलिंग, NIM उत्तरकाशी, और पहलगाम में एक इंस्टीट्यूट है जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, और एक अरुणाचल प्रदेश में निमास, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स है। और साथ ही साथ एक और यहाँ पर इंस्टीट्यूट है, जहाँ अगर हम देखें इसमें मनाली में स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, तो मनाली में अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। फिर A ग्रेड आने के बाद आप नेक्स्ट उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनकेस B ग्रेड आया तो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द एडवांस कोर्स। ये A ग्रेड B ग्रेड क्या मतलब, कोई इंटरव्यू टाइप होता है कुछ? ग्रेडिंग सिस्टम होता है। ये 28 डेज का कोर्स होता है। आप 28 दिन तक माउंटेन में होते हैं। उसका पूरा एक उनका प्रोग्राम डिजाइंड है, जिसमें 7 डेज आपको विद इन इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग दी जाती है, थ्योरेटिकल क्लासेस होती है, मेडिकल क्लासेस होती हैं। उसके बाद फिर माउंटेन्स में आपको लेके जाते हैं, फिर हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स में आपकी ट्रेनिंग होती है, रॉक क्राफ्टिंग होती है, फिर क्लाइंबिंग वॉल भी। वहाँ कोर्सेस बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स होता है, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स होता है। जब बेसिक और एडवांस दोनों हो जाते हैं, उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या फिर सर्च एंड रेस्क्यू कर सकते हैं। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है, मतलब आप इंस्ट्रक्टर के तौर पर एक क्वालिफाइड हो जाते हैं, और सर्च एंड रेस्क्यू मतलब आप एक रेस्क्यू माउंटेनियर्स के तौर पे काम कर सकते हैं, सर्च एंड रेस्क्यू से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं। तो मैं भी 2019 में एक सर्च एंड रेस्क्यू मिशन पे गया था, मार्टिन मोरेन वाले सर्च एंड रेस्क्यू मिशन पर। वो मैं IMF की तरफ से गया था, क्योंकि अगर माउंटेन में कोई एक्सीडेंट या फिर कुछ होता है, तो उस एक्सीडेंट या फिर रेस्क्यू की जो जवाबदारी होती है वो पूरी लाइजन ऑफिसर की होती है, कि रेस्क्यू को कोऑर्डिनेट करने की जवाबदारी है। क्योंकि रेस्क्यू जो होता है वो जिस डिस्ट्रिक्ट में एक्सीडेंट होता है, उस डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन जो है, कलेक्टर है, वो पूरा इनिशिएट करता है। बट ऑफिशियली इंफॉर्मेशन देना या फिर ऑफिशियली कोऑर्डिनेशन करना विद इन डिफरेंट एजेंसी, तो लाइजन ऑफिसर का काम होता है, कोई भी लाइजन ऑफिसर। ओके, तो जैसे अभी जैसे मैं चंडीगढ़ में हूँ, ठीक है, बेस्ड हूँ, तो क्या तो मेरे को अगर माउंटेनियरिंग करनी है तो मेरे को उन 4 लोकेशंस पे जाना पड़ेगा जो मेरे को ठीक लगती है, राइट? आप अगर खुद से करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप 4 इंस्टीट्यूट जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप एक सर्टिफाइड ऑथराइज्ड होंगे। अगर आप खुद से नहीं करना चाहते तो गाइडिंग टूर होते हैं, जैसे कि मैं सर्टिफाइड हूँ और मैं कोई गाइडिंग टूर ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, जो कि एक बेसिक या बिगिनिंग लेवल पे कर रहा हूँ। अगर आपने बहुत सारे बिगिनिंग ट्रैक कर चुके हैं तो फिर मैं हो सकता है एडवांस लेवल कर रहा हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर्टिफाइड ही होना जरूरी है, बट हाँ, अगर आप 10 लोगों की टीम है जो जा रही है, तो उसमें 7 या 8 मेंबर सर्टिफाइड होना जरूरी है। 1 या 2 मेंबर जो फिट हैं, जो जाना चाहते हैं, वो जा सकते हैं एज ए गाइडिंग टूर। बट अगर ट्रैकिंग इवेंट है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। माउंटेनियरिंग इवेंट के लिए आपको सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। राइट, ट्रैकिंग में हम जाते हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर कैंप्स मिल जाते हैं, खाने के लिए मतलब कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो एक्सपेडिशन में हमारा ये रहता है कि हम जहाँ भी जाएंगे हम सब कुछ खुद करना है, खुद प्लान करना है पूरा। मौसम खराब हुआ, कई सारे चैलेंजेस होंगे, हो सकता है रास्ते भी ना हो, उसमें रास्ते भी हमें खुद बनाना होता है। कई बार बीच में नदी आ गई या कुछ ऐसा लैंडस्लाइड आ गया, तो वहाँ कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है कि आपको रोड बना कर देगी या फिर कंप्लेन कर देगी कि क्या रोड क्यों नहीं है। वहाँ जो भी है सामने है, अब आपको ही नेगोशिएट करना है। पूरी टीम एज ए टीम प्लान करती है कि ये डिफिकल्टीज आएंगी, इन डिफिकल्टीज को हम कैसे पार कर देंगे। बीच में मान लीजिए कोई क्रेवास आता है, क्रेवास का मतलब होता है बर्फ में पड़ी गहरी और चौड़ी दरारें जो अंदर ही अंदर पानी से बनी होती है, उन दरारों को कोई भरोसा नहीं, कहा तो क्रेवास कहते हैं उन्हें। अगर कोई क्रेवास आ रहा है और हमने गूगल मैप्स पे देखा था कि यहाँ एक क्रेवास विजिबल है, हमने मान लीजिए अप्रैल में देखा, तो अप्रैल में नहीं दिखेगा, बर्फबारी के कारण दबा होता है। लेकिन वही अगर हम सितंबर अक्टूबर में जा रहे हैं तो ओपन क्रेवासेस दिखेगा। अब ओपन क्रेवासेस है
तो ऐसा नहीं है कि बिना प्लानिंग के हम चले गए, ऊपर पहुंचने के बाद पता लगा वो क्रेवास पार ही नहीं हो रहा है, कोई क्रॉस नहीं कर पाया। तो उसकी प्लानिंग पहले से होगी कि ये क्रेवास पड़ने वाला है, इसको हम कैसे पार करेंगे, आगे पीछे कहीं से जाके पार हो सकता है, नहीं तो फिर हमारे पास रोप कितनी है जो हम रोप ले जा रहे हैं। फिर मैकेनिज्म बनते हैं क्रेवास को पार करने के लिए, वो मैकेनिज्म कैसे बनाएंगे, या स्टेयर्स होते हैं, स्टेयर्स लगाते हैं, तो वो सब हमें पहले से लेकर जाना पड़ेगा। तो इक्विपमेंट प्लानिंग के अंदर आ जाता है। जो आपकी एक एक्सपीडिशन टीम होती है 10 लोगों की है अगर, तो उसमें हो सकता है 2 लोगों को इक्विपमेंट इंचार्ज बनाया जाएगा, तो वो उसका कॉल है कितने इक्विपमेंट लेकर जाना है, जो इतना ज्यादा भी ना हो कि हमें उठाने में मुश्किल हो, इतना कम भी ना हो कि हम कुछ चीज नेगोशिएट ना कर पाए। तो इसलिए प्लानिंग लगती है। राइट सर, आप थोड़ा सा दो एग्जांपल दे सकते हैं कि ट्रैकिंग के लिए, जैसे आजकल देखो ट्रैक्स अगर हम देखते हैं तो काफी सारे ट्रैक्स मिल जाते हैं हमें। हमटा पास हो गया, भृगु लेक हो गया, दायरा बुग्याल हो गया, केदारकंठा हो गया, है ना। तो मैं ये जानना थोड़ा स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि ट्रैकिंग के लिए और एक्सपेडिशन के लिए दोनों जो ट्रैक्स है ना वो अलग अलग कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे आपने गंगोत्री बताया एक्सपेडिशन, राइट? जी हाँ, जी हाँ। तो आपने जैसे कि नाम बताया अभी, ये सारे ट्रैक्स हो गए, और भी ऐसे कई सारे ट्रैक्स हैं, मल्टीपल एजेंसीज हैं जो कराती हैं, इनफैक्ट मैं भी कराता हूँ। तो ऐसे बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कराते हैं ट्रैक्स गाइडिंग, जिसमें आप अगर फिट है, आपका कार्डियक लेवल अच्छा है, आपके फिटनेस लेवल अच्छा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कि लंबा लंबा चलना भी है, अगर मान लीजिए 8 घंटे 7 घंटे, लेकिन वो बर्फ है और स्टेडी है तो आप चल सकते हैं, वो ट्रैक हैं। और आपने नाम लगभग गिनाई दिए सारे। इसके अलावा एक्सपीडिशन की तो वैसे लिस्ट है, 400 से 500 पीक है इंडिया में। 400 के आसपास ओपन पीक हैं जो अलाउड है, आप वहाँ क्लाइंब कर सकते हैं, लेकिन IMF से अप्रूवल और पीक को बुक करना पड़ेगा अगर आप ऑथराइज लेवल पे जाना चाहते हैं। तो IMF इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की एक inmount.org करके वेबसाइट है, वहाँ पर ओपन पीक्स या वर्जिन पीक्स करके ऑप्शन है, लिस्ट है पूरी पीक्स की, उसमें सारी पीक्स की लिस्ट है कि कौन सी पीक कर सकते हैं। तो अगर एग्जांपल हम ले गंगोत्री 1, 2, 3, उसके अलावा फिर अलग अलग वैली में कई सारे पहाड़ हैं, जैसे कि अगर आप लद्दाख में देख लें, हिमाचल में देख लें, उत्तराखंड में देख लें, ब्लैक पीक है, बंदर पूंछ है, उसके अलावा स्वर्गारोहणी है, त्रिशूल है। अभी त्रिशूल में एक एक्सीडेंट हुआ है जहाँ पर हमारी इंडियन नेवल ऑफिसर लगभग 5 नेवल ऑफिसर्स 4 बॉडीज में मिली थी, और 2 एक शेरपा और वो नहीं मिल पाए थे। समिट के टाइम का था, मतलब वो बिल्कुल लास्ट तक उन्होंने पूरा एक्सपीडिशन प्लान किया था और समिट कैंप पहुंच गए थे। समिट कैंप के बाद अब सिर्फ समिट रह गया था, मतलब जो मैं आपको बता रहा था ना, रात में 12 बजे चलना शुरू करते हैं, सुबह सुबह समिट हो जाता है, कभी 12 बजे 1 बजे डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस। तो वो लोग उस समय समिट कर रहे थे, विंडी टेम्परेचर था या जो भी हालात रहे होंगे, अचानक से एक स्लैब एवलांच आया। स्लैब एवलांच का मतलब होता है पैरों के नीचे की जमीन, पूरा एक बड़ा स्लैब खिसक जाता है, मतलब पूरा स्लैब अगर खिसक गया। राइट, तो ऐसा ही मेरे को एक याद है, कंचनजंगा में आया था पिछले साल, आई थिंक। कंचनजंगा नहीं, नंदा देवी ईस्ट में आया। उस रेस्क्यू ऑपरेशन में मैं भी गया था जब बॉडीज निकालने गए थे। वो नंदा देवी ईस्ट में नहीं हुआ था एक्चुअल, नंदा देवी ईस्ट के बगल में एक दूसरी पीक है, पीक 6447, मतलब उस पीक की ऊंचाई थी 6447 मीटर, और उस पर चढ़ने के दौरान हुआ था। वो भी समिट के दौरान हुआ था, ये भी समिट के दौरान हुआ था। राइट, वहाँ भी एक्चुअली मैंने वीडियो देखी थी एकदम लाइव, तो एकदम बस पहुंच ही गए थे वो ऑलमोस्ट, बस एकदम से वही नीचे से निकल गया। हाँ, तो यहाँ भी स्लैब एवलांच में वो लोग काफी लोग। तो बेसिकली आपके अकॉर्डिंग, जैसे आपने इतनी एक्सपेडिशन कर रखी है अपनी, है ना, और ट्रैकिंग भी आपने बहुत कर रखी है, तो आपके अकॉर्डिंग जैसे अगर हम कोई भी ट्रैक के लिए जाते हैं या एक्सपेडिशन के लिए जाते हैं, तो सबसे मेन चीज क्या रहती है? फिटनेस रहती है, प्रॉपर प्लानिंग रहती है, इक्विपमेंट्स रहते हैं, क्या रहता है? एक कॉम्बिनेशन में कहूँगा, सभी कुछ होता है। अगर और दोनों को हम अलग अलग देख सकते हैं। अगर हम ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं, ट्रैकिंग पे अगर आप जा रहे हैं और ऐसे गाइडिंग टूर जा रहे हैं, मतलब आप ट्रेंड नहीं है लेकिन आप ट्रैकिंग करना चाह रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, आप जिस भी ग्रुप के साथ जा रहे हैं वो आपका जो ग्रुप लीडर है या उनका एक्सपीरियंस इन माउंटेन क्या है, ये देखना बहुत जरूरी है। प्लस कई बार हम कॉस्ट के पीछे चले जाते हैं। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर केदारकांठा की बात करूँ, तो केदारकांठा का ट्रैक 4,000 रुपए में भी हो जाता है और 10,000 से 12,000 रुपए में भी हो जाता है। तो हम 4,000 वाले सिलेक्ट कर लेते हैं तुरंत कि 4,000 में सब कुछ हो रहा है। वो करा रहा है लोकल। मैं नहीं कहता हूँ कि लोकल को के साथ मत जाइए, लोकल के साथ बिल्कुल जाइए, जरूरी है, क्योंकि कोविड के बाद तो उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से जो माउंटेन्स पे डिपेंड थी वो अभी डाउन है। तो मैं यही कहूँगा आप लोग बिल्कुल सपोर्ट कीजिए उनके साथ। लेकिन जब आप ट्रैकिंग इवेंट पर जा रहे हैं, किसी समिट पर जाना है,
तो लोकल का सपोर्ट लेते हुए किसी प्रोफेशनल एजेंसी के साथ जाइए कि सिर्फ लोकल के साथ जाना चाहिए। होता ऐसा है कि मान लीजिए आप मेरे साथ इस साल जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपकी जान पहचान लोकल से हो गई, नेक्स्ट टाइम आप लोकल से बात कर लेते हैं, डायरेक्ट आपका कोई फ्रेंड जाना चाहता है तो आप बोलते हैं हाँ मेरी लोकल से बात होगी, वो 4,000 में करा दे रहा है जो 10,000 रुपए लगते हैं। बट एक्चुअल क्या होता है, वो लोकल बचपन से वहीं पला बड़ा है और आप कहीं मुंबई से आ रहे हैं, कहीं हैदराबाद से आ रहे हैं, कहीं दिल्ली से आ रहे हैं, जो कि सी लेवल से आ रहे हैं। तो समुद्र तल से ऊंचाई का फर्क बहुत पड़ता है बॉडी पर। जब आप धीरे धीरे हाइट गेन करते हैं तो लोकल उस तरह से आपको जज नहीं कर पाएगा कि आपकी बॉडी पर क्या इफेक्ट आ रहा है, जो एक प्रोफेशनल जज कर सकता है क्योंकि उसने उस चीज की ट्रेनिंग ली हुई है। 1 महीने की ट्रेनिंग, बहुत टफ ट्रेनिंग होती है माउंटेनियरिंग की। उसने एक्लिमेटाइजेशन के सारे प्रोसेस देखे होते हैं कि आपकी बॉडी में अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो इससे अगला कल तक या परसों तक आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो पहले से कॉल ले सकता है। तो ये सेफ्टी वाइज अगर देखा जाए तो हमें प्रोफेशनल एजेंसी होना चाहिए या आपका ट्रैक लीडर प्रोफेशनली ट्रेंड होना चाहिए, ना सिर्फ बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स। प्रोफेशनली ट्रेन मतलब एक्सपीरियंस, कोर्स ही सब कुछ नहीं है, साथ में अगर उसने एक्सपीरियंस है उसके पास, उसने रियल लाइफ में सिचुएशन हैंडल की है। कई बार ऐसा होता है कोर्सेज बहुत किए हैं तो रियल लाइफ में अगर कोई डेथ सीन सामने आता है या फिर डेथ सिचुएशन सामने आती है तो आप कुछ नहीं कर पाते क्योंकि आपको फ्रीज हो जाते हैं। तो वो आपको प्री कॉल लेनी होती है। राइट। AMS होता है, अक्यूट माउंटेन सिकनेस होता है, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा होता है जो कि एप्स कहते हैं, हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा होता है, एप्स कहते हैं। फिर कोल्ड इंजरीज होती हैं कई तरह की, जैसे कि चिल ब्लेन होता है या फिर फ्रॉस्ट बाइट होता है। फ्रॉस्ट बाइट के भी ना लेवल्स होते हैं, अगर फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, डिग्रीज बोलते हैं। फर्स्ट लेवल, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तो अगर एक लोकल है तो हो सकता है वो बता दे हाँ बर्फ काट दिया है, क्योंकि वो बचपन से वो टर्म सुनता रहा बर्फ काट दिया है। हाँ जी। लेकिन वो उनको बहुत रेयर चांसेस में होगा। लेकिन आप अगर समुद्र तल से आए हैं, आपको अनुभव नहीं है और आप सीधे पहुंच गए बर्फ में, तो आपको बहुत जल्दी वो चीज हो जाएगा। अगर फर्स्ट डिग्री में उसने जज कर लिया कि हाँ सर ये फर्स्ट डिग्री हो रहा है आपको, बेटर आप यहीं स्टे करिए, तो फिर आप सेफ हैं। और अगर नहीं जज कर पाए और जब पूरा आपका टो या फिर आपकी उंगलियां काली हो गई पूरी तरह से, मतलब 3rd डिग्री अगर हो गया है, तो आपके पास उस फिंगर को या फिर उस एरिया को एम्प्यूट मतलब काटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो बहुत ज्यादा कंडीशन बेकार होने से पहले उसकी कॉल लेना जरूरी है। और ये बहुत रेयर कंडीशन में डराना नहीं चाहता हूँ, तो बहुत आखिरी की स्टेजेस है। लेकिन अगर ऐसी स्टेजेस आती हैं तो आपका लीडर, आपका गाइड या आपकी एजेंसी को कॉल लेना आना चाहिए कि अभी क्या करना है। तो ये चीज ट्रैकिंग में ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं माउंटेनियरिंग की। तो माउंटेनियरिंग में क्या ध्यान देना होता है, तो वो है आपकी जो टीम जा रही है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कहीं सीखा नहीं, मतलब कोई क्लासेस में नहीं सीखा है, मैंने एक्सपीडिशन में जाके सीखा है कि जो आपकी टीम आपके साथ जा रही है वो आपकी नोन होना चाहिए, वो आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, टीम को एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। क्योंकि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है, आप अभी दिल्ली की अगर हाइट देखिए तो हो सकता है 500 मीटर से भी नीचे है समुद्र तल से, लेकिन जब आप 5,000 मीटर 6,000 मीटर के ऊपर जाते हैं तो आपस में लड़ाइयाँ होने लगती हैं। उसकी वजह होती है एक्यूट माउंटेन सिकनेस या फिर सेरेब्रल एडिमा या फिर जो माउंटेन सिकनेस होती है। माउंटेन सिकनेस के कारण आपस में लड़ने लगते हैं लोग, तो वो चीज नहीं आना चाहिए। तो आप टीम एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, आपने एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया हो, प्लानिंग अच्छी हो, प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन अच्छा हो। जो प्लान आप करके जा रहे हैं डिसिप्लिन्ड तरीके से उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि नहीं, वो प्लान फॉलो हो रहा है कि नहीं, ये जरूरी है। तो लीडरशिप में पावर होनी चाहिए, लीडरशिप, और आपका एग्जिट प्लान भी रेडी होना चाहिए। इन केस अगर कुछ क्लैमिटी या फिर कुछ होता है तो आपका एग्जिट प्लान क्या है, ये पहले से आपको उस पर प्लान कर रहे। कई बार लोग बोलते हैं यार नेगेटिव क्यों सोच रहे हो, कुछ नहीं होगा, लेकिन वो गलत है। नेगेटिव नहीं सोचना है, लेकिन फिर भी अगर हो गया तो आप क्या करेंगे, आपका एग्जिट प्लान क्या होगा, कैसे निकलेंगे, किसको कॉल करेंगे, कम्युनिकेशन क्या होगा, क्या आप सैटेलाइट फोन कैरी कर रहे हैं, क्या आपके पास स्ट्रेचर्स हैं, क्या आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट या फिर फर्स्ट एड है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो फर्स्ट एड ट्रेंड है, क्योंकि एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग से भी कई बार डेथ हो जाती है। मान लीजिए कोई बड़ा हाइट नहीं है, छोटा सा हाइट है, आप ट्रैक करने जा रहे हैं, गलती से पैर फिसल गया और आपके पैर में कट लग गया बड़ा सा और कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है, आपके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट ही नहीं जिससे आप वो ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकें, तो उसमें भी डेथ हो जाती है। तो उस पर्पज से के लिए ये कह रहा हूँ कि एक फर्स्ट एड ट्रेंड व्यक्ति होना जरूरी है। ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन ध्यान देना होता है किसी भी ट्रैक, ट्रिप या एक्सपीडिशन पे जाने।
तो सर ये सारी चीजें हमें माउंटेनियरिंग में सिखाई जाती है? जी हाँ, बिल्कुल सिखाई जाती हैं। इनफैक्ट सबके स्पेसिफिक कोर्सेज भी होते हैं। मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स जब किया था तो एक बेसिक लेवल पर आपको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है, बेसिक लेवल पे आपको एग्जिट प्लान और रेस्क्यू की ट्रेनिंग दी जाती है। जब एडवांस कोर्स करते हैं तो उसका और एडवांस लेवल सीखने को मिलता है। जब सर्च एंड रेस्क्यू करते हैं तो उसका और भी एडवांस लेवल सीखने को मिलता है। सर्च एंड रेस्क्यू में इनफैक्ट इंडियन एयरफोर्स भी इन्वॉल्व हो जाती है। फिर जब सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स होता है तो एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर जो ALH कहलाता है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, वो आपके इंस्टीट्यूट में आता है। वहां पर आप खुद कैजुअलिटी पैक करते हैं। कैजुअलिटी पैक करते मतलब एक डमी होता है जिसको मान लीजिए चोट लग गई, एक सिचुएशन दी जाती है कि ऐसा ऐसा हो गया, इस माउंटेन में एक्सीडेंट हो गया, एक पूरा एक सिचुएशन दी जाती है। उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारी पूरी टीम काम करती है और एक कैजुअलिटी रेडी करती है। फिर चॉपर को बुलाया जाता है। चॉपर एक्चुअल में आता है और चॉपर में विंडशील्ड केबल में हमें हुक करना होता है और उसके बाद वो चॉपर उसे लिफ्ट करता है और वो बॉडी को लेकर चला जाता है, बॉडी या कैजुअलिटी को लेकर चला जाता है। तो वो एक्चुअल हमें सिखाया जाता है कि माउंटेन्स में कभी एक्सीडेंट हो गया तो आप कैसे हेलीकॉप्टर को बुलाएंगे, क्या सिग्नल देंगे, कैसे लैंड कराएंगे, क्या कोऑर्डिनेशन होगा, किस तरह से बॉडी को बांधा जाएगा, किस तरह से कैजुअलिटी को बांधा जाएगा, ये सारी चीजें उसमें सिखाई जाती हैं। और इसके बाद अगर मेडिकल की एडवांस ट्रेनिंग लेना है तो एक IMF में कोर्स होता है, विल्डरनेस एडवांस फर्स्ट एड कोर्स। मैंने किया ये कोर्स IMF से। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट एड का भी एडवांस वर्जन सिखाया जाता है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना होता है, फर्स्ट एड का एडवांस वर्जन कर लें या कुछ भी कर लें, वी आर नॉट डॉक्टर्स। तो कभी भी फर्स्ट एड करके ये नहीं कि हम ट्रीटमेंट और ऑपरेशन करना शुरू कर देंगे। फर्स्ट एडर या फिर विल्डरनेस एडवांस फर्स्ट एडर का काम सिर्फ इतना है, जब तक नजदीकी एयर सपोर्ट या फिर डॉक्टर का सपोर्ट नहीं मिल जाता है तब तक आपके पास एक ऑप्शन है कि आप किस तरह से डेथ को डिले कर सकते हैं या फिर क्योर जब तक मिलने तक आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप उसे जज करने लग जाते हैं, जज करना सीख जाते हैं। ये सब चीजें सीखने को मिल जाती है। एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग ना हो, ये सब चीजें सीखने को मिलती है। आपके साथ जो आज बात करी है उससे काफी ज्यादा नॉलेज मेरे को मिली है और मेरे को भी पता लग रहा है कि आपका एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा वास्ट है। सेकंड चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे मतलब मैं जैसे मैंने भी पहले से प्लान किया हुआ था कि IMF करूंगा, लेकिन मैं ना उसको ना ज्यादा जिसको कहते हैं तवज्जो नहीं दे रहा था, ज्यादा मतलब उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था। लेकिन आपसे आज बात करने के बाद मुझे पता लगा कि वो मेरे लिए भी कितनी ज्यादा जरूरी चीज है। ठीक है, माउंटेन्स के जो कोर्सेज होते हैं वो इंडियन जो 4 इंस्टीट्यूट मैंने बताए थे, 5 इंस्टीट्यूट, तो ये सारे कोर्स हैं जो 28 दिन के कोर्स कराते हैं। 28 दिन में 7 दिन आपको इंस्टीट्यूट में रहना होता है, बाकी टाइम माउंटेन्स में रहना होता है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज के बाद या 10th क्लास के बाद ये कोर्स सभी को करना कंपलसरी है। आप माउंटेन में जाएं या ना जाएं, लेकिन वो 28 दिन आपकी लाइफ के ऐसे 28 दिन होते हैं। आपकी फिटनेस, माइंडसेट, फिजिकल एंड्योरेंस और बहुत कुछ चीजें चेंजेस लाते हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस लाते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर या फिर एफिशिएंसी, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम या अवेलेबल रिसोर्सेज, ये सब कुछ वहाँ सीखने को मिलता है 28 दिन में। और ऐसा नहीं सिर्फ आप सिविलियंस होते हैं, बहुत सारे ऑफिशियल लेवल के लोग होते हैं। इनफैक्ट अगर मैं अपना बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स BMC की बात करूं, तो मेरे BMC कोर्स के जो कोर्समेट हैं वो अभी इस समय किसी डिस्ट्रिक्ट के कोई कलेक्टर है, तो किसी डिस्ट्रिक्ट के कोई सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, और कुछ कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, कुछ इंडियन आर्मी में कैप्टन है, कोई विंग कमांडर, कोई एयरफोर्स है। तो हर बड़े बड़े लेवल के लोग होते हैं, ऑफिसर्स लेवल के लोग आते हैं। तो वो सब आपकी तरह आपके साथ आप एक स्टूडेंट्स की तरह वो 28 दिन बिताते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके, तो ये कोर्स की कोई डेट्स होती हैं या फिर हम कभी भी जा सकते हैं? आप इनकी वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं, इनकी डेट्स अवेलेबल हैं। वहाँ पर डेट्स ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं, और अगर बुकिंग का ऑप्शन नहीं देखे तो आप एक बार उन्हें कॉल करके पूछ सकते हैं कि मुझे BMC कोर्स करना है, मुझे कौन सी डेट्स मिलेंगी। तो वो बताएंगे कि अभी 2 साल की वेटिंग है, आपको 2024 मिलेगा, अभी आप बुक कर सकते हैं। राइट। तो सर ये जो 4 आपने इंस्टीट्यूट बताए हैं, इनको हम क्या बोल सकते हैं? BMC कोर्स, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। BMC इज अ बेसिक, BMC मतलब mountaineering course. Once you are done with basic mountaineering course with A grade, then only you can apply for a advanced mountaineering course. बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और अभी भी मतलब बहुत सी चीजें मतलब मेरे को पता लग रही हैं जो मेरे को बहुत जरूरी थी। आपका फर्स्ट ट्रैक कौन सा था जो आपने किया था, और आपकी एज क्या थी उस टाइम?
मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था, जो मैं इसलिए रिग्रेट करता हूँ। मैंने 25 की एज में फर्स्ट ट्रैक किया था कंचनजंगा बेस कैंप, जो कि चौरीखांग ग्लेशियर का ट्रैक होता है कंचनजंगा की इंडिया साइड की फुटहिल्स में। हिमालयन माउंटेनियरिंग कोर्स जो कराते हैं, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है, उनका बेस कैंप है कंचनजंगा में, चौरीखांग ग्लेशियर में। और वो बेस कैंप दार्जिलिंग सिक्किम में है। तो मैंने वो कोर्स के दौरान वहाँ गया था। अगर हम ट्रैकिंग इवेंट की बात करें और अगर ट्रिप की बात करें या ट्रैवल की बात करें, तो फिर मनाली वॉज माई फर्स्ट एट द एज ऑफ 23। तो फर्स्ट टाइम मैं मध्य प्रदेश में हूँ और मैंने कभी बर्फ नहीं देखी थी। फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में 23 साल की उम्र में मनाली में पहली बार जब बर्फ देखा तो बस देखता रह गया बर्फ कि सफेद कलर का पहाड़, व्हाइट माउंटेन्स भी कुछ होता है। और तभी फिर ये सब इंटरेस्ट जागा और मैंने सर्च किया सब कुछ, तो मुझे पता लगा कि माउंटेन्स भी है। तो आपने सबसे पहले अपना जो किया था कंचनजंगा किया था 25 की एज में। 25 की एज में कंचनजंगा बेस कैंप, इसमें चौरीखांग कहते हैं उस एरिया को, सॉरी। और मैंने वहां से रेनॉक पीक सबमिट किया था, जो कि HMI दार्जिलिंग DMC कोर्स के दौरान आप सभी को कराया जाता है। तो रेनॉक पीक 5600 मीटर के आसपास का पीक है, 16,500 फीट समथिंग। इस चीज से आपने लाइफ लेसन क्या लिया? मैं स्पेसिफिकली कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। कोर्सेज से ही मुझे सीखने को काफी कुछ मिला है। उसके बाद फिर जब माउंटेन में गए, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है। इस बार भी मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। और वो ये है कि डिसीजन मेकिंग सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया है या लेना है, तो उसमें आप रेडीनेस आती है। स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना मुझे काफी हेल्प मिलती है इसमें। प्लानिंग करने में हेल्प मिलती है। किसी भी चीज को करना है तो वेल प्लान कैसे किया जाए और फेसेस वाइज उसका एग्जीक्यूशन कैसे किया जाए। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो मैंने सीखा है ना, कंप्लेन करना भूल गया हूँ। जो कंप्लेन की आदत होती थी ना किसी कि अरे ये नहीं है, ये होता तो मैं वो कर लेता, वो होता तो ये कर लेता। जो अवेलेबल रिसोर्स हैं उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए मैक्सिमम आउटपुट के लिए, ये माउंटेनियरिंग सिखाता है। अगर मेरा अभी बैग यहाँ रखा हुआ, जो रक्सैक होता है, रक्सैक में जितनी चीजें होती हैं वो चीजें सफिशिएंट है। कभी कुछ हो गया, जूते फट गए हैं, जूते टूट गए हैं, तो जो चीज अवेलेबल है ना, हम उसी में कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं। इंडियन जुगाड़ जो बोलते हैं ना, तो कुछ ना कुछ जुगाड़, तो ये माइंड कहीं ना कहीं दौड़ने लगता है। तो ये रियल लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, काफी कुछ सीखने। आपका मतलब जब भी आपने जो भी आपने ट्रैक्स करे हैं अभी तक, तो इनमें से ऐसा कोई मोमेंट आप शेयर करना चाहोगे जो आप अभी आज तक याद करते हो? हर बार का कुछ ना कुछ नया मोमेंट होता है, लेकिन अभी जैसे मुझे याद है जब नंदा देवी ईस्ट वाला एक्सपीडिशन था, रेस्क्यू एक्सपीडिशन था, तो मैं और मेरा एक फ्रेंड है MD, तो हम दोनों बेस कैंप में थे। उस समय सप्लाई और वो सब मैनेज देख रहे थे हम लोग कि कैसे करना है। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज थे वो मोस्ट ऑफ हम एडवांस कैंप भेज चुके थे और हमारे पास ज्यादा कुछ था नहीं राशन के तौर पे। और दलिया या फिर इस तरह की फूडिंग जो होती है वो रोज खा के बोर हो गए थे। और तो प्लान किया कि आज कुछ पराठे या कुछ खाना था। अवेलेबल हमारे पास था सिर्फ आटा, थोड़ा सा ऑयल, एक टूटा हुआ स्टोव, बस। अब लेकिन पराठे खाना था, तो तुरंत दिमाग कैसे चला, वो जो मैंने बोला ना, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। राइट। जो पतीले का ढक्कन होता है, पतीले का ढक्कन मिला हमें वहाँ, दिमाग लगाए ये ढक्कन को हम तवे की तरह यूज कर सकते हैं। स्टोव को किसी तरह जोड़ तोड़ के चालू किया और उस पतीले के ढक्कन को उसके ऊपर रखा और दूसरे पतीले को उल्टा करके, और जो अब बेलन तो था नहीं, तो जो बॉटल होती है, स्टील बॉटल थी, स्टील बॉटल से पराठे बेले और उसके बाद उन्हें उन पतीले के ढक्कन पे बनाया। बहुत स्वादिष्ट। और बाहर स्नोफॉल हो रही थी। वो मोमेंट कि बाहर स्नोफॉल हो रही है, वेदर बहुत खराब है और अंदर गर्मा गर्म पराठे मिल रहे हैं, और वो भी तब जब आपके पास रिसोर्सेज थे नहीं, क्योंकि हमारे पास दाल नहीं थी, सब्जी नहीं थी, सिर्फ आटा कैसे खाते। तो हमने उस अवेलेबल रिसोर्स में बेस्ट फूड, बेस्ट मोमेंट तैयार कर लिया। तो ये माउंटेनियरिंग से ही सीखने को मिला। तो पिंडारी ग्लेशियर के नीचे वहां पर जो इतनी हाइट पर आप गए थे, बर्फ थी और उसके बीच में आपने अपने इंडियन जुगाड़ यूज करके और आपने पराठे खाए। इस तरह के कई सारे मोमेंट हैं, लेकिन 7 साल 8 साल हो चुके थे, मुझे याद नहीं है अभी। राइट, क्योंकि अब तो आप करते ही रहते होगे, यूज टू हो गए होगे उन चीजों के। तो आप बड़े बड़े माउंटेन से ट्रैक करते हो? अगर मैं ऑर्गेनाइज ट्रैक करता हूँ, मतलब लोगों को लेकर जाता हूँ, गाइडिंग टूर करता हूँ, तो मैं बिगनर्स, मैं जो लोग जा रहे हैं उनके हिसाब से प्लान करता हूँ। मैंने केदारकांठा भी किया है और फिर चोपता चंद्रशिला भी किया है, डिपेंडिंग अपन जो लोग मेरे पास आते हैं कि मुझे यहाँ जाना है, कुछ बताइए 3 दिन है मेरे पास ऑफिस से, मुझे 4 दिन मिले हैं। अब लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग। तो आप जब भी मतलब आप जाते हो, सपोज आप अकेले जा रहे हो या अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो,
तो आप किस तरह के स्टे में रहना पसंद करते हो? होम स्टे में, होटल्स में, या फिर कैंपिंग? होम स्टे एंड कैंपिंग बोथ। तो अभी नेक्स्ट आपने, जैसे अभी आप जाके आए हो, गंगोत्री एक्सपीडिशन करके आए हो अभी आप, तो अभी हाँ, आपने नेक्स्ट कोई प्लान किया है कि अभी वो आपका इंस्टेंटली होगा जो भी होगा? विंटर में मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, इंस्टेंटली अभी का तो नहीं है, बट हाँ विंटर दिसंबर के आसपास मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ। बट मुझे अभी ऑफिस मेरा टाइम है और ये हॉबी मेरी सेकेंडरी है, तो मुझे लीव्स वगैरह देखते हुए प्लान करना पड़ेगा। ज्यादा लंबा तो नहीं, मैं शॉर्ट ट्रिप प्लान कर सकता हूँ। आप अगर अकेले जाना चाह रहे हैं, उससे बेटर है कि आप 5 लोग और इकट्ठे कर लीजिए आपके फ्रेंड्स, और 5-6 लोग जाएंगे तो कॉस्ट शेयर हो जाएगा, पूरे ट्रिप का कॉस्ट शेयर हो जाएगा। ये मिनिमम पहले ग्रुप इसलिए बोला ताकि जो व्हीकल होता है, टैक्सी होती है, उसमें 5 से 6 की सीटिंग होती है, तो वो अच्छे से शेयर हो जाता है कॉस्ट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो जैसे आपने पहले बताया, आपने एक चीज तो आपने बताई कि क्वालिटी, हाँ, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी, ठीक है। और सेकंड चीज आपने क्या बताई थी? सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और जो जिस एजेंसी के साथ जा रहे हैं वो एजेंसी का एक्सपीरियंस देखना बहुत जरूरी है। ओके, यस। तो आपकी कोई ऐसी चीज है जो मिस करते हो अपनी पुरानी लाइफ के बारे में? कॉर्पोरेट लाइफ, जब मैं दिल्ली में जॉब करता था, नोएडा में, दिल्ली में, राइट, तो वो लाइफ हाँ थोड़ा मिस तो करता हूँ, क्योंकि एक कंफर्ट जोन होता है, और माउंटेनियरिंग या फिर ट्रैकिंग इज ऑल अबाउट कमिंग आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। तो कंफर्ट जोन थोड़ा बहुत मिस करता हूँ, बाकी माउंटेन्स में जाना पसंद है। खासतौर से क्या होता है, एक बबल होता है आपका, ऑफिस का एक एनवायरनमेंट होता है, तो मेरा भी एनवायरनमेंट था वैसा। 5-7 लोगों का एक ग्रुप था, जिसमें कुछ तीन या चार, हाँ, 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज, हम 6-7 लोगों का ग्रुप था। और काफ़ी सारे हमने ऑफिस, फिर ट्रिप भी किए साथ में, फिर दिन भर, तो वो टाइम मैं मिस करता हूँ। और आपको कोई ऐसी जगह पता लग जाती है, कोई मतलब इंटरेस्टिंग जगह पता लग जाती है आपको, तो अगर आप उसके बारे में सर्च करते हो, ठीक है, अननोन साइट है वो आपके लिए, तो आप उसके लिए प्रिपेयर कैसे करते हो अपने आप को वहाँ जाने? डिपेंड करता है कि वो अननोन साइट माउंटेन्स है या कोई नॉर्मल शहर या कंट्री है। या आपके केस में वो माउंटेन होगी? अगर माउंटेन है तो सबसे बड़ा जो मेरे पास एक डिक्शनरी है या क्या जो महाज्ञान है, तो वो है IMF में एक बड़ी लाइब्रेरी है, जहाँ पर आपको हर माउंटेन्स का रिकॉर्ड मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ माउंटेन्स के रिकॉर्ड मिल सकते हैं, काफ़ी पुराने रिकॉर्ड्स, और तो वहाँ से रिकॉर्ड मिल सकता है। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है गूगल अर्थ। सबसे पहले मैं गूगल अर्थ पे जाकर कोऑर्डिनेट सर्च करता हूँ, उस माउंटेन्स और उसके आसपास की टोपोग्राफी और उसका जियोग्राफी चेक करता हूँ, वहाँ क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है, नियरेस्ट रोड हेड क्या है। फिर सबसे बड़ी चीज़, एक माउंटेनियरिंग कोर्स के दौरान मेरे इतनी सारी कम्युनिटी जो बनी है, चाहे वो बेसिक कोर्स की हो, एडवांस कोर्स की हो या सर्च एंड रेस्क्यू की है, उसमें जो ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स में बस मुझे लोकेशन का नाम डालना होता है, उसमें 8 या 10 लोग ऐसे निकल आते हैं, हाँ मैंने किया है, तो फिर बाकी उनको कॉल करके इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। परफेक्ट, मतलब बहुत ही सही रहता होगा कि आपको कहीं भी जाना है तो आप अपने फ्रेंड से पूछते हैं और आपको रियल एक्सपीरियंस पता लग जाता है। तो ग्रुप पे डालो, कोई ना कोई किसी न किसी माउंटेन या माउंटेन रीजन से बिलोंग करता है या कभी जा चुका है, तो बस उसे कॉल करो, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। मोस्ट ऑफ इंडियन हिमालयाज लगभग हमारे वो ग्रुप्स में एक्सप्लोर्ड है, जो ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप। राइट, ओके, परफेक्ट। तो आपका आज तक माउंटेनियरिंग में कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा है? बुरा एक्सपीरियंस, बुरा तो नहीं कहूँगा, हाँ, बट ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं कई सारे, जिससे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिली हैं जो कि अगले एक्सपीडिशन या अगले ट्रिप में सपोर्ट करती हैं कि ये चीज़ हमने लास्ट टाइम की थी, अब ये नहीं करना। ओके, तो ऐसे एक्सपीरियंस मेरे साथ रहे हैं। बंदरपूंछ एक्सपीडिशन में रहा है 2019 में, इसके अलावा बहुत पहले दूसरे एक्सपीडिशन में भी रहा है। मुझे ये पता लगा हर एक्सपीडिशन से या ट्रैक से कि अगले बार क्या गलती नहीं करनी, क्या चीज़ अगली बार ध्यान रखनी है, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। उसे बुरा एक्सपीरियंस नहीं कहूँगा, लर्निंग एक्सपीरियंस कहूँगा मैं, तो बहुत थोड़ा चेंज है। राइट, ओके। तो बेसिकली आपकी, जैसे आप मतलब आपको इतना टाइम हो गया माउंटेनियरिंग करते हुए, तो जो मतलब न्यू जनरेशन है या न्यू जो बैचेज हैं या फिर मेरे जैसे
पर्सन जो कि मतलब अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हाँ। उनको आप क्या गाइड करना चाहोगे, क्या एडवाइस देना चाहोगे उनको? देखिए, सबसे पहले तो फिटनेस बहुत जरूरी है। रनिंग, जॉगिंग, जिमिंग अगर करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो स्टार्ट कर देना चाहिए। और Right. दूसरा, आप माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए अप्लाई कर दीजिए एज अर्ली एज पॉसिबल। 2 साल 2.5 साल बाद की वेटिंग मिल रही है, कोई बात नहीं, जब की मिल रही तब की ले लीजिए। उसके अलावा जब तक वो कोर्सेज में नहीं जा रहे हैं तब तक अगर आपकी फिटनेस मेरी, तो आप कहीं ना कहीं ट्रैक वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, किसी गाइडिंग टूर पे Right. जा सकते हैं। गाइडिंग टूर पे Yes. जाने पे आपको बर्फ का एक्सपोजर मिलेगा, चलने का अनुभव मिलेगा, किस तरह से बर्फ में चला जाता है, आ जाता है, वो सब सीखने को मिलेगा। लेकिन वो सारे ट्रैक करने के बाद भी आपको ऐसा नहीं कह सकते कि अब तो मैंने बहुत कुछ सीख लिया। जब आप कोर्स करने जाएंगे तो वहाँ आपको कुछ डिफरेंट ही मिलेगा, कुछ नया ही मिलेगा। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से तो अभी के लिए इतना ही है, जो मतलब मैंने प्रिपेयर की थी आपकी ऑलरेडी, आपके मतलब मैंने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग आपके साथ बात करते हुए काफी टाइम हो चुका है, तो हाँ। मैं नहीं चाहूंगा कि आपका वो टाइम भी वेस्ट हो ज्यादा। थैंक यू, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और मैं डेफिनेटली आपसे मैं फ्यूचर में कनेक्टेड ही रहूंगा।